अब आ गया है आईटेल विजन वन, नए इंडिया का नया विजन। बड़ी स्क्रीन के साथ एंटरटेनमेंट का विजन बढ़ा, ड्यूअल सिक्योरिटी फीचर्स के साथ प्राइवेसी का विजन बढ़ा, बड़ी बैटरी के साथ अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज का विजन बढ़ा। जय हिंद दोस्तों, मैं खान सर पटना से आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम समझते हैं कि आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद इवन आज तक बिहार एक बीमारू राज्य कैसे बन गया, किस तरह से ब्रिटिशर्स से लेके सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके या बिहार की कास्ट पॉलिटिक्स ने कैसे बिहार को दोनों हाथ से लूटा और इसे कैसे हम उबार सकते हैं। क्यों बिहार के एक मजदूर को बाहर जाना पड़ता है, बिहार का एक होनहार लड़का वो बाहर क्यों जाता है दिल्ली पढ़ने, कोटा पढ़ने, वो बिहार में ही रह के क्यों नहीं पढ़ सकता है। क्यों, क्या बिहार में योग्यता की कमी है? आज भी यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस जैसे महत्वपूर्ण पदों पे बिहारी स्टूडेंट्स का दबदबा रहता है। बिहार के मजदूर काफ़ी कुशल होने के बावजूद उन्हें क्यों महाराष्ट्र, बेंगलोर या फिर अन्य शहरों में जाना पड़ता है? बिहार में ऐसी सुविधाएं क्यों नहीं है कि यहीं के लोगों को यहाँ पर रोजगार दिया जा सके? अंग्रेजों के समय से ही उत्तर भारत, जिसमें मुख्य रूप से यूपी, बंगाल और बिहार थे सब, उस वक्त के समय से ही उत्तर भारत को अंग्रेजों ने लूटने का एक साधन बना दिया और यहाँ जमींदारी व्यवस्था को थोपा, जिससे कि फसल अच्छी हो या खराब हो, बाढ़ आए या सूखा पड़े, आपको टैक्स उतना ही देना था। और यहाँ जमींदारों का दबदबा हो गया, जो किसान टैक्स नहीं दे पाते थे उनकी जमीन को जमींदार हड़प लिए। बिहार में आज भी देखेंगे चकबंदी जैसे व्यवस्थाओं का अभाव देखने को मिलता है। यहाँ भी जो आपका लैंड जो है, जो लैंड रिफॉर्म, वो अनइक्वल है। बिहार में जो बड़े किसान हैं जिनकी खेत ज़्यादा है, वो मुख्य रूप से खेती करते नहीं हैं, वो पटना या बड़े शहरों में जाकर बिजनेस चलाते हैं और वहां मजदूरों को वो खेती करने के लिए दे देते हैं। एक आंकड़े के अनुसार बिहार में 30% किसानों के पास खुद की जमीन नहीं है, वो दूसरे की जमीन में काम करते हैं और 15% ऐसे किसान हैं जो बहुत छोटे हैं, केवल अपने परिवार को चला पाते हैं। तो इस वजह से आप देखेंगे तो लगभग 50% किसान जो है वो खेत पे उतना डिपेंड, उतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से बिहार में जो खेती है उस पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगाया जा चुका है, मशीनरी इसका प्रयोग नहीं है। वहीं आप पंजाब को देखेंगे तो पंजाब का किसान खेती करके खुशहाल है, जबकि बिहार का किसान किसानी के दम पर वो कुछ नहीं कर पाता है बेचारा। इस सीजन में देखेगा तो बाढ़, अगले सीजन में देखेगा तो सूखा, और बिहार के किसानों की दुर्दशा हमेशा वैसी रह जाती है। अब किसान छोटे होने की वजह से वहाँ वो मशीनरीज का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, जिस वजह से पैदावार ज़्यादा नहीं होती है। और पैदावार जब ज़्यादा नहीं होगी तो आप उन अनाज को मंडी में नहीं ले जा सकते हैं। मंडी में अनाज का वैल्यू ज़्यादा मिलता है, लेकिन छोटे कम अनाज को मंडी में ले जाएंगे तो ट्रांसपोर्ट का ही खर्चा आ जाएगा, उल्टा लॉस हो जाएगा। इस वजह से आप देखेंगे बिहार में मंडी का अभाव मिलता है, जबकि अन्य जगहों पे देखेंगे तो मंडी है, क्योंकि वहां पे जो चकबंदी या लैंड रिफॉर्म है वो काफी बेहतरीन है। बिहार में एक और समस्या खेती से कि इरिगेशन, वहां सिंचाई का व्यवस्था अच्छा नहीं है। बिहार में ऐसा नहीं है कि सरकार सिंचाई के लिए कुछ की नहीं, उसने बहुत सारे नलकूप, ट्यूबवेल को लगाया था, लेकिन 10 साल से पहले की अगर बात करेंगे तो उस वक्त तक बिहार में इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी। इस वजह से इन ट्यूबवेल का कुछ खास उपयोग नहीं कर सका। लेकिन जो किसान थे उन्होंने अपने दम पर कुछ डीजल से चलने वाले पंपिंग सेट वगैरह का इस्तेमाल करने लगे। लेकिन यहाँ भी उन किसानों के साथ एक समस्या थी कि जिस रफ्तार से डीजल के रेट बढ़ रहे थे, उस रफ्तार से अनाजों की कीमत मंडी में नहीं बढ़ रही थी। इस वजह से आप देखेंगे तो ओवरऑल बिहार के किसानों को लॉस ही झेलना पड़ा, जबकि बिहार एक किसान प्रमुख देश राज्य है, यहाँ पर किसानों की संख्या ज़्यादा है। 1953 में केंद्र सरकार ने एक योजना लाई जिसे फ्रेट इक्विलिब्रियम पॉलिसी कहते हैं। ये वही योजना थी जिसने बिहार को गले तो लगाया लेकिन पीछे से खंजर भोंक दिया। बिहार की बर्बादी में केंद्र सरकार और ब्रिटिशर्स दोनों ने दोनों हाथों से लूटा है इसे। यह योजना 1953 से 1991 तक रही थी। इसी योजना ने बिहार को इस तरह से बर्बाद किया कि उसकी कमर टूट गई और इसे उभरने में काफ़ी समय लगा और आगे जाके एक और झटका बिहार को लगा। इस योजना के तहत कहा गया था कि कोयला जो झारखंड में होता था उस वक्त बिहार में ही था 2000 से पहले सन तक। तो वहां पर कहा गया कि अगर कोई फैक्ट्री है जो गुजरात में है तो उसे भी कोयला उसी रेट पे दिया जाएगा जो बिहार में है। इसलिए ये ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, इस पर केंद्र सरकार सब्सिडी देगी। इसलिए अब किसी भी फैक्ट्री ऑनर या बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को कोस्टल एरिया में लगाने का एक मौका मिल गया। बिहार के पास समुद्री सीमा नहीं है, जो इसके लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। समुद्री सीमा न होने की वजह से बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो होती हैं वो समुद्र के तट पर लगाती हैं और उनके लिए सोने पर सुहागा ये पॉलिसी हो
गई कि केंद्र सरकार बिहार से कोयले को पहुंचाती थी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक इस सब एरिया तक में पहुंचा देती थी। अब ये तो बिहार, उस वक्त भी बिहार में कोई इसे बोलने वाला नहीं था। ये योजना ने पूरी तरह से बिहार को संसाधन से भरपूर होने के बावजूद भी बर्बाद कर दिया, क्योंकि यहाँ के जो खनिज संसाधन थे वो सेम रेट पर बाहर चले जाते थे, तो बिहार को खनिज संपन्न होने का कोई फायदा नहीं हुआ। उस समय तक बिहार कास्ट पॉलिटिक्स में उलझा हुआ था। यहाँ पर कोई ऐसी पॉलिटिक्स शक्ति नहीं थी जो केंद्र सरकार के आंख में आंख डालकर विरोध कर सके कि हमारे संसाधनों को आप बाहर क्यों भेज रहे हैं। केंद्र सरकार ने भी बिहार के साथ एक अलग व्यवहार किया। केंद्र ने भी बिहार को जो फंड दिए थे वो बहुत ही कम थे। फंड न देने के पीछे एक और रीजन था कि किसी भी राज्य को जितना राज्य टैक्स कलेक्ट करता है, उस राज्य से सेंट्रल गवर्नमेंट को जितनी कलेक्ट होती है उसका एक निश्चित परसेंट ही उस राज्य को दिया जाता है। जैसे वर्तमान समय में 43% उस राज्य से जितना फायदा केंद्र सरकार को टैक्स के रूप में होता है उसका 43% वापस करती है। ये हर 10 साल पे इसमें कुछ चेंजिंग की जाती है। तो उस समय बिहार से बहुत कम टैक्स जाते थे, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्रीज थी नहीं, खेती में उतना टैक्स कहाँ से ला सकते हैं, ना ही कोई बड़ा व्यापार था, तो यहाँ से टैक्स ही नहीं जाता था। तो केंद्र सरकार भी कम टैक्स देती थी। और बर्बाद तो तब हुआ जब 2000 में बिहार से झारखंड अलग हो गया। तो झारखंड ने जितनी भी खनिज संसाधन थे और जो कुछ टाटानगर, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद जैसे एरिया में कुछ इंडस्ट्रीज थे वो तो पूरी तरह से झारखंड में चले गए। और झारखंड भी बर्बाद हुआ केवल उसी वजह से कि वहां भी एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रह पाई। और हम बात करते हैं बिहार की, तो बिहार तो अब पूरी तरह से खनिज से बर्बाद हो गया। जो खनिज थे 1990 के दशक से, तो वो केंद्र सरकार ने बर्बाद किया। 10 साल में बिहार ने सोचा कि हम अपने खनिज का इस्तेमाल कैसे करेंगे। अभी इस पे योजना बन ही रही थी कि झारखंड अलग हो गया। तो आप ये कहना कि बिहार कभी खनिज से संपन्न था, ये कहना अपने आप में एक हास्यास्पद है कि बिहार को संसाधनों के भरपूर होने के बावजूद भी ऐसी नीतियां केंद्र ने बनाई जो बिहार को उसका लाभ मिला ही नहीं। और हद तब हो गई कि जब आज तक बिहार की जनता इसका सवाल नहीं खड़ा करती है कि हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों हुआ था। जब हरित क्रांति आई थी तो बिहार को लाभ हुआ था, लेकिन एक समस्या फिर वही थी कि बिहार में जमींदारी व्यवस्था थी। जमींदार अपने यहाँ काम करने वाले जो मजदूर थे उन पर अत्याचार करते थे। यहीं से चालू हुई 70 के दशक से बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स। ये कास्ट पॉलिटिक्स इतनी खतरनाक रही थी कि बिहार को अलग अलग कास्ट में बांट दिया गया था कि तुम इस कास्ट के हो, तुम इस कास्ट के हो। एक फिक्स हो गया कि आप आराम से बता सकते हैं कि इस कास्ट की वोटिंग कहां जाएगी। तो ये कास्ट पॉलिटिक्स में बिहार फंसते रह गया। इस वजह से बिहार की गवर्नमेंट स्टेबल नहीं रही थी। और 61 से 1990 के बीच में ही बिहार में 20 बार गवर्नमेंट चेंज हो गई, जो उसके अनएस्टेब्लिशमेंट को दर्शाता है। इतना कम गवर्नमेंट की वजह से कोई लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, ना ही कोई योजना बना सकते। ये कास्ट पॉलिटिक्स आज भी बिहार में रन कर रही है। एक नेशनल लेवल का कोई मुद्दा नहीं है कि बिहार को हम किस तरह से एक ग्लोबल लेवल में ले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बिहार की इकोनॉमी एकदम बर्बाद है, वो इकोनॉमी जीडीपी के हिसाब से आगे बढ़ रही है। लेकिन जो बिहार के पीछे के दशक में अगर आप देखेंगे, जो आजादी के समय से ही चलते आ रहा था, वो इतना गड्ढा है कि आप विकास से तो पहले उस गड्ढे को भरेंगे तब तो विकास की सीढ़ियां आगे ले जाएंगे। 90 के दशक आते आते 1991 में जब नरसिम्हा राव की सरकार थी और मनमोहन सिंह दोनों ने मिलकर भारत में ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दे दिया कि अब विदेशी कंपनियां भारत में आ जाएंगी। जब जवाहरलाल नेहरू ने कमान संभाला था देश का, तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि उन्होंने ब्रिटिशर्स को देखा था कि ये विदेशी व्यापारी बन के आए थे और भारत को किस तरह से डोमिनेट कर गए। तो उस समय उन्होंने विदेशी कंपनियों पे काफी स्ट्रिक्ट लगा दिया था कि आप भारत में नहीं आ सकते, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इसमें काफी कम छूट दी गई थी। लेकिन 1991 में ग्लोबलाइजेशन, जिसे हम वैश्वीकरण कहते हैं, उसके बाद विदेश से हर एक कंपनियों को छूट दे दिया गया कि आप भारत में आइए। अब वहां ज्यादा विकास होता है जहां पे बहुत कम पहले से विकास हुआ है। तो भारत में विदेशी कंपनियों को आने का एक सुनहरा मौका था, क्योंकि यहाँ पे विदेशी कंपनियां नहीं आई थी। तो 1 और 90 के दशक में जब ग्लोबलाइजेशन चल रहा था, तो कोस्टल एरिया, समुद्री तटीय राज्य अपने आप को जुट गए कि कैसे हम विदेशी कंपनियों को अपने राज्य में ले आ सके। वही दशक था जब दिल्ली के आसपास एनसीआर वाले एरिया में, हरियाणा वाले एरिया में फैक्ट्रियां स्टेबलाइज होने लगी। कलकत्ता के एरिया में हो गई, महाराष्ट्र में हुई, गुजरात में हुई, तमिलनाडु में हुई, केरला में हुई, हर जगह गई। लेकिन उस समय तक बिहार अपने कास्ट पॉलिटिक्स में उलझा हुआ था, अपनी गठजोड़ की राजनीति में जुड़ा हुआ था। 1991 तक बिहार को सबसे बड़ा लॉस हुआ कि हम लोग जो सबसे ज्यादा मेन पावर वाले, मजदूरों को रखने वाले, सस्ता श्रम होने के बावजूद विदेशी कंपनियों को अपने यहाँ नहीं ला सके। और विदेशी कंपनियां जहां पहले से कुछ कंपनियां थी वहीं पर चली गई और हम लोग मजदूर के मजदूर रह सके, क्योंकि हमारे पास जो कोस्टल बाउंड्री थी, समुद्री सीमा थी, वो नहीं थी। लेकिन फिर भी हमारे पास सस्ता श्रम था, हमारे पास संसाधन थे। 90 के दशक तक में भी झारखंड हमारे ही पास था।
लेकिन हम लोग उन कंपनियों को बुला सकते थे, लेकिन राजनीतिक शक्ति इतनी कम थी कि नहीं बुला सके। उस समय तक बिहार को भी अपना एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना चाहिए कि इस एरिया में जो भी कंपनी आएंगी, इस एक्ट के तहत जो कंपनी आएंगी, हम उन्हें अगले 5 से 7 साल तक टैक्स नहीं लेंगे। देखिए, आप टैक्स नहीं लेंगे तो ये बात मानते हैं कि आपको राजस्व कम आएगा, आपको टैक्स वसूली कम होगी, लेकिन आप ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि अगर टैक्स नहीं लेंगे तो कंपनियां आएंगी, रोजगार मिलेगा। रोजगार जो होगा, रोजगार मिलेगा, आपकी जीडीपी बढ़ेगी, लोगों का डिमांड बढ़ेगा, जीवन स्तर बढ़ेगा। तो आप केवल टैक्स को लेने के लिए या टैक्स पे आप अच्छे से ध्यान नहीं बैठा पाए, इस वजह से आपने बिहार के कई सारे अवसरों को खो दिया। वहीं आप अगर इसी के पैरेलल समानांतर देखेंगे तो अन्य राज्य जो थे वो ग्लोबलाइजेशन को काफी अच्छे से भजा पाए और आज वो काफी आगे निकल चुके हैं। बिहार की जो इमिग्रेशन की प्रॉब्लम है ना, कि बिहार के लोग बाहर क्यों जाते हैं, उसमें प्रकृति का भी योगदान है। एक तो जो उत्तर बिहार है वो बाढ़ से डूब जाता है और दक्षिण बिहार के बहुत सारे जिले सूखे से डूब जाते हैं। यहाँ का किसान सूखा से परेशान है, यहाँ का किसान बाढ़ से परेशान है। अगर हम उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को कनेक्ट कर दें ये एक इरीगेशन माध्यम से, तो यहाँ का बाढ़ का पानी यहाँ चला जाएगा, ये सूखा खत्म हो जाएगा, यहाँ का बाढ़ खत्म हो जाएगा और यहाँ का किसान डेवलप रहेगा, तो बाहर जाने की कुछ खास आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहाँ पर किसान देखता है कि हम खेती करेंगे तो खाना भी बढ़िया से नहीं खा पाएंगे, शिक्षा का लेवल वही है और कंपनी फैक्ट्रीज है नहीं है, तो मजबूरी में है, क्या करेगा, यहाँ बैठ के कुछ खाली नहीं कर सकता। इंसान है, अपना पेट परिवार है, उसके बाल बच्चे, उनका अपना सपना है, इसलिए उन्हें बाहर के राज्यों में जाना पड़ता है और उन्हें गालियां तक सहनी पड़ती है। लेकिन वो बेचारे कर क्या सकते हैं, मजबूर हैं। हमारा नेतृत्व उतने बढ़िया से ध्यान नहीं दे पा रहा है। किसी भी समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है उस समाज का शिक्षा का लेवल कितना है। वहां पर शिक्षा जितनी ज्यादा रहेगी उतना वो समाज आगे जाएगा। हमारे यहाँ शिक्षा, बिहार में अक्सर ऐसे वीडियोज आते रहते हैं जहाँ के शिक्षकों को सही से पढ़ाना नहीं आता है। उन शिक्षकों के बदौलत हमारे जो बच्चों का भविष्य है वो डिपेंड है। और आए दिन कभी ऐसी फोटोज आ जाते हैं कि आप 3 मंजिला पर चढ़ के नकल करा देते हैं। ऐसे लड़के लड़कियां टॉप कर जाते हैं जिन्हें अपने विषय की जानकारी नहीं है, जो कि ये लापरवाही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक और जहां बिहार में सेंट्रल यूनिवर्सिटियों का अभाव है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो होती है उनके पास फंड ज़्यादा होता है, वहां के टीचर्स की जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है काफ़ी बेहतर होता है और काफ़ी अच्छे लेवल के टीचर्स भी वहां रहते हैं, गवर्नमेंट भी फंड ज़्यादा देती है। लेकिन जो वर्तमान जो इस्टेब्लिश यूनिवर्सिटियाँ जो वर्तमान में है वो भी अपने स्तर को धीरे धीरे खोते जा रही हैं। जैसे पटना यूनिवर्सिटी को भी देखिएगा तो इधर विगत वर्षों में उसने जितने अच्छे से उसे प्रोग्रेस करना चाहिए था उतना अच्छा से वो प्रोग्रेस नहीं कर सका। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिहार में शिक्षा का लेवल गिरा है। आज भी यूपीएससी जैसे बड़े पदों पर, आईएएस आईपीएस के पोस्ट पर आज भी बिहारी स्टूडेंट्स का भी अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हर साल 50-60 यूपीएससी के स्टूडेंट निकाल देंगे तो उससे कि आपका पूरा बिहार डेवलप हो जाएगा। जब तक अंतिम पीढ़ी के व्यक्ति का विकास नहीं होता है तब तक पूरे समाज का विकास नहीं होता है। वर्तमान परिदृश्य में देखेंगे तो बिहार के व्यक्ति के पास बहुत कम अपॉर्चुनिटी है। वो या तो खेती करे या तो फिर वो सरकारी नौकरी के लिए अपने पढ़ाई करने के लिए आए। पटना में लाखों स्टूडेंट रहते हैं सरकारी नौकरी की वजह से। गवर्नमेंट इनके सपनों को भी नहीं देखती है। भाई खेती किसानों को तो भगवान भरोसे छोड़ ही दिया है। यहाँ के लड़कों को पता ही नहीं है कि हमारा जो फॉर्म आया है वो एग्ज़ाम कब होगा भी कि कैंसिल हो जाएगा, किसी को नहीं पता रह जाता है यहाँ पर। तो ये तो बेचारे इनको अंधकार में जीने दिया जाता है। तो जो खेती करो या तो जॉब करो, जो पढ़े लिखे नहीं हैं अब वो क्या करेंगे भाई साहब, उनके पास खेत भी नहीं है, ना ही पढ़े लिखे हैं, अब वो क्या करेंगे, अब वो मजदूरी करेंगे। मजदूरी करने जाएंगे कहाँ पे, तो बिहार में कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई बड़ा कारखाना ही नहीं है वहाँ पर। तब वो कहाँ जाएंगे, गुजरात जाएंगे, महाराष्ट्र जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, कहीं ना कहीं जाएंगे पेट पालने के लिए, अपना भूखे तो नहीं मरेंगे। तो बिहार की समस्या ऐसी है कि यहाँ के लोगों को मजबूर कर दिया गया है कि भाई साहब आप जाइए बाहर में काम करिए यहाँ पर, और नहीं तो फिर यहाँ पे कोई खास अपॉर्चुनिटी नहीं है। बिहार में एक और बड़ी बढ़िया बात है कि जो सिवान, छपरा, गोपालगंज वाला ये वाला स्पेशली बेल्ट है, इन लोगों का विदेश में भी काफ़ी अच्छा दबदबा है। ये बिहार के लिए काफ़ी अच्छा है। वहाँ से काफ़ी मात्रा में बिहार को पैसे आ जाते हैं। लेकिन क्या है कि खेत में ज़्यादा गड्ढा रहेगा तो इधर का मिट्टी उधर बैठ जाएगा, कुछ खास आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो हमको एक सर्वांगीण विकास करना पड़ेगा। बड़े बड़े इंडस्ट्री जो है वो बिहार में आना नहीं चाहते, उनको ऐसे कहिए तो अजीब टाइप का वो फील करते हैं, वो गुजरात, महाराष्ट्र में जाना चाहते हैं। क्यों, कभी सोचा है? क्योंकि वहाँ पर एक इकोसिस्टम अवेलेबल है, उन्हें आसानी से ट्रांसपोर्ट मिल जाते हैं, उन्हें आसानी से सस्ते लेबर्स मिल जाते हैं, कोई स्ट्राइक का
झमेला नहीं होता है, कोई तोड़फोड़ नहीं होती है, कोई गुंडागर्दी नहीं होती है। बिहार में आ जाएंगे यहाँ पर 4 दिन स्ट्राइक रह जाएगा, कभी बाढ़ घुस जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन की अच्छी व्यवस्था नहीं है, 2-2 घंटा पटना जैसे शहर में जाम लग जाते हैं। अब आप क्या बताइएगा, इतना वो व्यवस्था है। अब बताइए इन सब फैक्ट्रीज को चाहिए कि इनके लिए ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो, श्रम के भाई सस्ता श्रम और मजबूत श्रम और कुशल श्रमिक। बिहार, झारखंड, यूपी ये एक तरह का लेबर बेल्ट ऑफ इंडिया इसे कह सकते हैं। यहाँ बहुत सस्ते श्रम में आपको मिल सकते हैं, बावजूद इसके भाग जाती हैं कंपनियां। बिहार के बड़े बड़े उद्योगपति बाहर चले गए, लेकिन बिहार में क्यों नहीं आ सके? इसके लिए यहाँ कहीं ना कहीं एक लेट लतीफ़ी भी काम करती है। इन इंडस्ट्रीज वालों को आप सस्ता श्रम दे सकते हैं। विदेश की कंपनियां चाइना इसीलिए भाग जाती हैं कि चाइना में लेबर कॉस्ट सस्ता है, लेकिन बिहार में नहीं आती है क्योंकि यहाँ लेबर कॉस्ट तो सस्ता है, बाकी हर चीज टेंशन वाला चीज है। ये फैक्ट्री ओनर का कोई सिक्योरिटी नाम की चीज नहीं रह पाती है। तो इसके लिए हमें एक इन्वायरमेंट बिल्ड करना पड़ेगा जहां ये हम बता सके कि आप अगर फैक्ट्री लेके आते हैं बिहार में तो आपको हर तरह की सुविधाएं दी जाएगी, सिक्योरिटी की गारंटी गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा, तब जाके यहाँ की जीडीपी में वो अच्छा उछाल देखने को मिलेगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, जीवन स्तर बढ़ेगा और हम इमिग्रेशन प्रॉब्लम को रोक सकते हैं। तब बिहार के जो श्रमिक है वो यहाँ रह सकते हैं। हाँ, किसी को जाना है, अच्छे जॉब में जाना है तो आप जा सकते हैं, ऐसा गलत नहीं है कि यहाँ का आदमी वहाँ जॉब क्यों करता है, लेकिन हाँ मजबूरी में जाए कि यहाँ ऑप्शन ही नहीं है, ये बात गलत है। आशा करते हैं कि गवर्नमेंट इन सब चीज़ों पे संज्ञान लेगी और त्वरित कार्रवाई करेगी और गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी ऐसे समस्याओं को निपटने के लिए एक ठोस कदम उठाएगी। आप जुड़े रहिए बिहार तक से, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।